नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। देश के विकास के लिए जरूरी है कि युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की जरूरत है। देश की बड़ी टेक कंपनी के सीईओ नारायण मूर्ति के इस ज्ञान पर खूब बहस हुई। कुछ कंपनियों के सीईओ ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने नकारा भी। कामगारों का झंडा बुलंद करने वाली कौम ने तो इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया। अब इस कड़ी में अपनी सादगी के लिए फेमस जोहो कंपनी के सीईओ श्रीधर वेम्बू भी कूद पड़े हैं। श्रीधर वेम्बू ने सोशल साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में उन्होंने कहा कि 70 घंटे के कार्य सप्ताह के पीछे तर्क ये है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। वेम्बू ने पूर्वी एशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन सभी ने ज्यादा कड़ी मेहनत के माध्यम से विकास किया है, अक्सर अपने लोगों पर ज्यादा काम थोपा है। उन्होंने कहा कि इन देशों में जन्म दर इतनी कम है कि उनकी सरकारों को बच्चे पैदा करने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। इसके बाद जोहो के सीईओ ने 2 सवाल उठाए। क्या आर्थिक विकास के लिए इतनी मेहनत जरूरी है? क्या इस तरह का विकास इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए अकेले बुढ़ापे की कीमत चुकाने के लायक है? वेम्बू ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं किसी और को ये सलाह देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जनसंख्या का कुछ प्रतिशत हिस्सा खुद को कड़ी मेहनत से चलाता है, शायद 2 से 5%। मेरा मानना है कि व्यापक आर्थिक विकास के लिए ये पर्याप्त है और हम में से बाकी लोग सभ्यकार जीवन संतुलन बना सकते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के संतुलन की आवश्यकता है। दूसरे सवाल के जवाब में जोहो कॉरपोरेशन की सीईओ ने कहा, नहीं, ये इसके लायक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भारत चीन की आर्थिक सफलता को दोहराए। अगर इसकी कीमत चीन की तीव्र जनसांख्यिकी गिरावट है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। भारत पहले से ही प्रजनन क्षमता पर न्यूनतम स्तर पर है। दक्षिणी भारत के राज्य पहले से ही उससे काफी नीचे हैं। पूर्वी एशिया स्तरों पर और गिरावट अच्छी नहीं होगी। मेरा मानना है कि जनसांख्यिकी आत्महत्या के लिए खुद को काम करने की आवश्यकता के बिना विकास कर सकते हैं। जिन देशों को नारायण मूर्ति ने विकसित देश बनने का उदाहरण दिया, उन्हीं देशों का उदाहरण देकर श्रीधर वेम्बू ने एक दूसरी तस्वीर दिखा दी। हालांकि अब इन विकसित देशों में काम के घंटे कम हैं, वर्क कल्चर हेल्दी है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर है, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ठीक करने में लगे हैं विकसित देश। अपने देश, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अब इन देशों को कई तरह की जहमत उठानी पड़ रही है। जैसे रूस में सेक्स मिनिस्ट्री बनाई गई। चीन में डेमोग्राफिक को ठीक रखने के लिए इसी साल चीनी अधिकारियों ने 3 साल से कम उम्र के बच्चों वाले परिवारों को सब्सिडी और टैक्स छूट के लिए हाई लेवल प्लान्स की घोषणा की। इन उपायों के तहत मैटरनिटी लीव को 98 दिनों से बढ़ाकर 158 दिन कर दिया गया। पिछले साल चीन ने चाइल्ड केयर टैक्स छूट को दोगुना करके 2000 प्रति माह कर दिया। जापान के बच्चे जवान और बूढ़ों की औसत उम्र निकाली जाए तो वो 48 साल। जापान में 62 से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 1/4 है, जो 2050 से बढ़कर 1/3 होने की आशंका है। जापान बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। जापान में हुआ ये है कि देश में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, खूब तरक्की हुई, खूब शहरीकरण हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, सिविक सेंस बढ़ा। इस वजह से जापान का बर्थ रेट कम हुआ।